नमस्कार दोस्तों, आइए एक क्विक क्विज खेलते हैं। मिडिल ईस्ट का ऐसा कौन सा देश है जिसका नाम अरबिक में नहीं ग्रीक में है? नहीं पता? अच्छा ठीक है, तो ये बता दीजिए मिडिल ईस्ट का ऐसा कौन सा देश है जिसका न्यूज चैनल उस देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये भी नहीं पता? चलिए ये ट्राई कीजिए। मिडिल ईस्ट का ऐसा कौन सा देश है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नेबर है? ये भी नहीं पता? दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब है कतर। जी हाँ, कतर एक ऐसा देश है जिसका नाम अरबिक नहीं ग्रीक है। कतर एक ऐसा देश है जिसका न्यूज चैनल अल जजीरा उससे ज्यादा फेमस है। और कतर ही मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जिसका सिर्फ एक पड़ोसी है, सऊदी अरेबिया। मेरा नाम है सिद्धार्थ और कंट्री कनेक्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए आज समझते हैं मिडिल ईस्ट की सबसे सीक्रेटिव कंट्री कतर के बारे में। देखिए, कतर की हिस्ट्री किसी रोमांटिक स्टोरी से कम नहीं है। आइए शुरू करते हैं इनके नाम की ओरिजिन से। ओरिजिनली जब ग्रीक और रोमन्स इस एरिया के साथ ट्रेड करते थे, उनका मेजर फोकस था यहां से निकलने वाले पर्ल्स और ब्लू डाइस की ओर। उन्होंने उस समय इस एरिया का नाम रखा कथारिया। जब ग्रीक और लैटिन से यहाँ का नाम ट्रांसलेट हुआ बाकी वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस में, जो कि इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश थी, तब कथारिया बना कटारा, CATARA। और धीरे धीरे जैसे जैसे इस एरिया का नाम और अरबाइज हुआ तो वो कथारा बन गया कतर की QATAR, जो देश का आज नाम है। अब इनकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है ईयर 224 से। उस समय पर्शियन एम्पायर ने इस सेमी आइलैंड नेशन पे अपना कब्जा जमा लिया। क्योंकि पर्शियंस एक रिलेटिवली सेक्युलर एम्पायर थे, उस समय ये एरिया क्रिश्चियनिटी का गढ़ बन गया, जहां पर्शियन एम्पायर से सीरिया क्रिश्चियंस और इराकी क्रिश्चियंस ने यहाँ बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज और चर्चेस को बनाया। ईयर 629 में प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने अपने एम्बेसडर को यहाँ के सुल्तान या गवर्नर के पास भेजा। उन्हें इनविटेशन कम ऑर्डर दिया इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको यहाँ के गवर्नर ने माना और गवर्नर के साथ यहाँ की सारी पॉपुलेशन धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। उस समय अपने ह्यूज डेजर्ट प्लेन्स के कारण कतर फेमस था अपनी हॉर्स और कैमल ब्रीडिंग इंडस्ट्री के लिए। ये हॉर्सेज और कैमल्स पूरे मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट किए जाते थे। अब ये किस्सा चलता रहा अर्ली 1700s तक। उस समय कुवैत के एक प्रोमिनेंट ट्राइब अल खलीफा ट्राइब की नजर पड़ी इस एरिया पे और उन्हें यहाँ का पोटेंशियल समझ आया। तो अल खलीफा फैमिली ने डिसाइड किया 1770s तक कि वो कुवैत छोड़ के इस एरिया को रूल करने आएंगे, क्योंकि उस समय यहाँ की जो गवर्नेंस थी वो बहुत सारे छोटे ट्राइब्स के बीच बंटी हुई थी और एक कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं थी। ये फैमिली यहाँ आई और सबसे पहले कतर के ऊपर कब्जा किया और उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि बहरीन, जो कि एक आइलैंड था जो ज्यादा सेफ था किसी भी लैंड अटैक से, कतर के ऊपर कंट्रोल जमाने के बाद अपना हेडक्वार्टर्स जो है बहरीन में शिफ्ट कर दिया। तो नेट एक जमाने में बहरीनी रॉयल फैमिली जो थी, जो कि आज भी बहरीन को रूल करती है, अल खलीफा फैमिली, बहरीन एज वेल एज कतर दोनों को जॉइंटली रूल करती थी। इस समय हिस्ट्री में दो पैरेलल ट्रेंड्स चले। ट्रेंड नंबर 1 था अल सौद्स जो थे वो सऊदी अरेबिया के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना शुरू हो गए थे और उन्हें कतर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह लगती थी, कतर और ओमान, और उन्होंने यहाँ पर अटैक करने का प्लान बना लिया। उसी समय ऑटोमन्स ने रियलाइज किया कि जिस एरिया को अल सौद्स कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो है हिजाज या मक्का और मदीना, जो कि इस्लाम का थ्राइविंग हार्ट था, बिल्कुल सेंटर था। अब ऑटोमन्स को रियलाइज हुआ कि अगर इस एरिया में अल सौद्स जीत गए तो ये ऑटोमन सरकार के लिए, सल्तनत के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी कि जो ऑटोमन बादशाह है या सुल्तान है वो अपने आप को इस्लाम का डिफेंडर, अपने आप को इस्लाम का चैंपियन बुलाते हैं, पर मक्का और मदीना उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ऑटोमन्स ने इजिप्शियंस के साथ, जो कि ऑटोमन्स का ही एक सब रूल्ड एम्पायर था उस समय, इजिप्शियंस के साथ एक जॉइंट आर्मी भेजी अल सौद्स के ऊपर अटैक करने के लिए। तो अल सौद्स का ध्यान जो ओरिजिनली कतर और ओमान की ओर था वो जल्दी बट गया और वो ऑटोमन्स के साथ लड़ना शुरू हुए। तो ये थी हिस्ट्री की एक डायरेक्शन। दूसरी तरफ जो क्रूशियल स्टेट्स थी, जिनके बारे में मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको समझाया था, जो आज का UAE है, उन लोगों ने ब्रिटिश शिप्स को पायरेसी अटैक करने शुरू किए और ब्रिटिशर्स ने रिटेलिएट करने का डिसीजन ले लिया था बाय 1821। उस रिटेलिएशन के अंदर कतर और स्पेसिफिकली दोहा सिटी भी ब्रिटिश टारगेट के अंदर आ गई। तो ब्रिटिशर्स ने दोहा में जम के बम्बार्डमेंट की, पूरा शहर तबाह कर दिया, जितने भी हिस्टोरिक एलिमेंट्स थे, और मोर इंपॉर्टेंटली जो वहाँ की रूलिंग फैमिली थी अल खलीफा फैमिली, उनको अपनी जान बचाने के लिए कतर छोड़ के जाना पड़ा और वो बहरीन, जो कि उनका एक सेफ और सेंट्रलाइज्ड आइलैंड लोकेशन थी, वो वहाँ रिट्रीट हो गए। अब इस पावर वैक्यूम के समय आप देखिए जो सौद्स थे, अल सौद्स थे, उनका भी कतर पे नजर थी और जो बहरीन की रॉयल फैमिली थी अल खलीफास, उनकी भी कतर पे नजर थी। इनफैक्ट कतर कंट्रोल भी किया करते थे। दोनों पावरफुल फैमिलीज एक लड़ रही थी ऑटोमन्स के साथ और एक लड़ रही थी ब्रिटिशर्स के साथ। तो यहाँ पर कतर वाले रीजन में पावर वैक्यूम बन गया और उस पावर वैक्यूम में अल थानी फैमिली ने अपने आप को ब्रिटिश के अगेंस्ट लॉयल प्रूव किया और इस नेशन पे रूल करना शुरू किया।
बाय 1825 अल थानी फैमिली अच्छी तरह जितना भी डिस्ट्रॉयड दोहा था उसके कंट्रोल में आ गई और उन्होंने ब्रिटिशर्स को अश्योरेंसेस दी कि हम लोग आपके ऊपर अटैक नहीं होने देंगे, आपके ट्रांसपोर्ट शिप्स के ऊपर, आपके वेसल्स के ऊपर। पैरेलली उन्होंने अल खलीफा फैमिली जो ओरिजिनल रूलर्स थे उनको भी एश्योरेंस दी कि हम समझते हैं कि आपके ब्रिटिशर्स से लड़ाई हुई है, अभी आपका किंगडम बड़ी वीक सिचुएशन में है, आप वॉर हारे हैं, तो आपके बिहाफ पे हम यहाँ रूल कर लेंगे और जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन हम और कोई अरेंजमेंट के बारे में सोच लेंगे, पर आज हम आपके नीचे ही रूल करेंगे, जो भी हमारे टैक्स कलेक्शन वगैरह होगा वो हम आपको देते रहेंगे। ये सटल एग्रीमेंट करके अल थानी फैमिली जो थी उन्होंने कतर में रूल करना स्टार्ट कर दिया 1825 में और इसी के साथ जन्म हुआ अल थानी फैमिली के कतारी रूल का। अल थानी स्ट्रैटेजिकली बहुत प्रूडेंट थे, उन्होंने समझ आ गया था कि हमारा सर्वाइवल तभी मैटर कर सकता है अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ एक अच्छी अलायंस कर लें, जो कि अल्सॉन्स, ऑटोमन्स, पर्शियंस और मोर इंपॉर्टेंटली जो अल खलीफा फैमिली है, बरेन की बरेनीज, उन सबको दूर रखेगा और इंश्योर करेगा कि हमारी कंट्री हमेशा हमेशा से फ्री रहे। और इवेंचुअली लेट 1800s में उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी भी साइन कर ली कि हम आपकी प्रोटेक्टरेट बनने के लिए तैयार हैं। आइए अब बात करते हैं मॉडर्न डे कतर की। मॉडर्न डे कतर एक 11,500 स्क्वायर किलोमीटर का एमिरेट है, जिसका एरिया लगभग इंडिया की त्रिपुरा स्टेट के इक्वलेंट है। यहाँ की पॉपुलेशन 26 लाख लोग हैं और मेजर रिलीजन सुन्नी इस्लाम है। कतर की रॉयल फैमिली वहाबी सेक्ट को फॉलो करती है। ये वही सेक्ट है जो सऊदी अरेबिया में भी फॉलो होता है, पर यहाँ उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी लेस कंजर्वेटिव और मोर लिबरल है। तो सेम सेक्ट फॉलो करने के बावजूद कतर के जो सिटीजन्स हैं उनको थोड़ी ज्यादा छूट है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग इस्लाम। सुन्नी इस्लाम के अलावा क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म यहाँ के नेक्स्ट सबसे दो बड़े रिलीजन है। जैसे मैंने बताया, कतर एक एमिरेट है और यहाँ अमीर और अल थानी फैमिली का एब्सोल्यूट रेट चलता है। कहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है और एक एडवाइजरी काउंसिल, जिसे लेजिस्लेटिव बॉडी भी कह सकते हैं, वो दोनों हैं। बट उनके अलावा डे टू डे डिसीजंस में फाइनल से इसी फैमिली और इसी अमीर का होता है। कतर की इकोनॉमी 2023 में भी प्रिडोमिनेटली ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स पे डिपेंडेंट है। इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं और ये अटेम्प्ट्स जिन सेक्टर्स में हुए हैं, ये सेक्टर्स हैं ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, मीडिया एंड स्पोर्ट्स। अब ये जो लास्ट दो सेक्टर्स हैं, मीडिया और स्पोर्ट्स, यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन जरूरी है। मीडिया में देखिए, अल जजीरा नेटवर्क जो है वो दुनिया के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क्स में से एक है और मिडिल ईस्ट में तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। अब अल जजीरा के अगेंस्ट जो बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उनकी बहुत सारी ग्रीवेंसेस है। नंबर 1, उन्हें ये फील होता है कि वो अपने ओवर्ट एक्टिविज्म के कारण ये चैनल इन कंट्रीज में अनरेस्ट पैदा करता है। सेकेंड, मोर इंपॉर्टेंटली, अल जजीरा की रिपोर्टिंग जो है बाकी नेबरिंग कंट्रीज या बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के रॉयल फैमिलीज के जितने भी स्कैंडल होते हैं या कोई नेगेटिव एक्शन होता है, उन सबको पब्लिसाइज करता है और लोगों के सामने रख देता है, जिससे ऑब्वियसली इन किंगडम्स के किंग्स जो हैं या मोनार्क्स हैं, जो एब्सोल्यूट रूलर्स हैं, काफ़ी हद तक नाराज हैं। मोरक्को से लेकर ईरान तक अल जजीरा के अगेंस्ट काफ़ी सारे ग्रीवेंसेस हैं। और आयरनी ऑफ आयरनीज ये है कि जो कतर की खुद की रूलिंग फैमिली है, अल थानी फैमिली, उसके बारे में अल जजीरा की रिपोर्टिंग ऑलमोस्ट जीरो है। तो खुद जो फैमिली काफ़ी सीक्रेटिव है, अपने बारे में ज़्यादा पब्लिश नहीं होने देती, अपने बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती। वो जब दुनिया के बाकी देशों के बारे में स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को फंड करती है और मोर इम्पोर्टेंटली फंड करने के बाद पूरी दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट करती है, तो ये एक सोर पॉइंट बना हुआ है मिडिल ईस्ट में बिटवीन कंट्रीज। जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसके बारे में बात कर रहा था वो स्पोर्ट्स है। एंड एक टर्म है जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स वॉशिंग। स्पोर्ट्स वॉशिंग का मतलब ये होता है कि बाय इन्वेस्टिंग मनी विद इन स्पोर्ट्स एक कंट्री अपनी इमेज को वाइट वॉश या इनहांस करने की जो कोशिश करता है, उसके लिए कतर एक प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है। कतर करंटली फुटबॉल के जितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं दुनिया में उन सबको स्पॉन्सर करता है। कतर इज ऑल्सो द ओनर ऑफ द पेरिस सेंट जर्मेन क्लब, जो कि फुटबॉल का बहुत ही प्रोमिनेंट क्लब है और फ्रांस में बेस्ड है। मोर इम्पोर्टेंटली, कतर फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाली मिडिल ईस्ट की पहली कंट्री रह चुका है जिन्होंने अभी का मोस्ट रिसेंट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया। यूजुअली मैं अपने अगले सेगमेंट में देशों के 3 बहुत प्रोमिनेंट सिटीज या इंपॉर्टेंट स्पॉट्स की बात करता हूँ। अब कतर के बारे में रिसर्च करते करते मुझे एक चीज रियलाइज हुई। एक तो ये 11,500 स्क्वायर किलोमीटर का देश पूरा फ्लैट प्लेन है डेजर्ट का। सेकेंड, मोर इम्पोर्टेंटली, दोहा सिटी जो कि कतर का दिल और कैपिटल सिटी है, उसके अलावा इस देश में घूमने और एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कम चीज़ें हैं। इस देश में हैं बहुत सारे नए म्यूजियम्स, मॉस्क्स, बीचेस, बट यूजुअली मैं अपने चैनल पे कोशिश करता हूँ कि ऐसे ऑफ बीट एरियाज को डिस्कवर करूँ या उनके बारे में बताऊँ जो आम टूरिस्ट कंपनी है वो आपको नहीं रिकमेंड करेगी। पर बहुत ढूंढने के बावजूद भी मुझे कतर में ऐसा कुछ मिला नहीं। इसीलिए आइए अब समझते हैं कतर और इंडिया के रिश्ते को। देखिए, कतर और इंडिया के रिलेशनशिप्स बहुत ही पेचीदा है।
इस रिश्ते की स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश एरा में। अर्ली 1900s में कतर और इंडिया दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज थे, इसीलिए कॉमन इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव टाइज शेयर किया करते थे। यहां तक कि बहुत सारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की इंडिया से कतर में ही पोस्टिंग हुआ करती थी। 1971 में इनकी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया कतर की फिशरीज, पर्ल्स, ऑयल और गैस का ओरिजिनल बायर्स में से एक था। इन रिटर्न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कतर की करेंसी प्रिंट किया करता था, जिसे हम गल्फ रुपी भी कहते थे। आज इंडियंस कतर का लार्जेस्ट इमिग्रेंट एथनिक ग्रुप फॉर्म करते हैं। अब देखिए, ये सब जो मैंने आपको बताया तो नॉर्मल एस्पेक्ट्स लगते हैं, तो इसमें पेचीदा वाला एंगल कहां से आया? देखिए, कतर की जो रूलिंग फैमिली है, अल थानी फैमिली, वो फेमस है एक बड़ी यूनिक डॉक्ट्रिन के लिए। इस डॉक्ट्रिन को कहते हैं स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी। देखिए, न्यूट्रलिटी जो वर्ड होता है फॉरेन रिलेशंस या डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, उसके काफी सारे कॉनोटेशंस होते हैं। एक होता है इंटेंशनल न्यूट्रलिटी, जिसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो आएगा ओमान, जो इन इंटेंट एज वेल एज स्पिरिट हमेशा न्यूट्रल रहते हैं रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन। वो हमेशा दोनों तरफों से अपना रिलेशन बनाने मेंटेन करना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं, और यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट्स में कभी भी अपना ओपिनियन वॉइस नहीं करते, किसी के अगेंस्ट या किसी के प्रो, कभी भी नहीं। एक और एग्जांपल है नॉर्वे। नॉर्वे ऐसा कंट्री है जो बाय इंटेंट न्यूट्रल है या इंटेंशनल न्यूट्रलिटी फॉलो करता है। बट कतर की न्यूट्रलिटी जो है वो स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी है। 2023 के मिडिल ईस्ट में एक बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है। वो सिचुएशन है बिटवीन मॉडरेट और कंजर्वेटिव इस्लाम के बीच की जो लड़ाई है। काफी सारे रूलर्स जो हैं वो समझ रहे हैं दैट ऑयल पे डिपेंडेंस जो है या नेचुरल गैस पे डिपेंडेंस है वो उनके देशों को आगे बढ़ने से रोक रही है। उनकी इकोनॉमीज को बहुत जल्दी डाइवर्सिफाई और इंटरनेशनलाइज करने की जरूरत है, और मोर इम्पोर्टेंटली एक कॉस्मोपॉलिटन नजरिया अपनाने की जरूरत है। ये रूलर्स जहां इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपने कंट्रीज में ला रहे हैं, अपने लॉज को चेंज कर रहे हैं, नए इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, वहां ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि सोसाइटल लेवल पे इस्लाम को थोड़ा और एम्ब्रेसिंग होने की जरूरत है विज़ अदर कल्चर्स। वहीं जो कंजर्वेटिव स्कूल है वो अभी भी इस्लाम के प्यूरिटनिज्म को, इस्लाम की सिक्योरिटी ओवर अदर रिलीजन्स को, और मोर इम्पोर्टेंटली इस्लाम का जो जिहादिस्ट एस्पेक्ट है, जो कि सेंट्रल टेनेंट नहीं है इस्लाम का, उस टेनेंट को पॉलिटिकल रीजन से आगे लाया गया था। एक सोच है, एक कट्टर सोच है इस्लाम की, जो कि पूरे इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट उस सोच ने काफी समय से मिडिल ईस्ट को एक तरीके से हाईजैक कर रखा था। तो अभी एक ऐसा टाइम है जहां पर मिडिल ईस्ट अपने आप को एक क्रॉस रोड्स पे पा रहा है, जहां इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजन को मॉडर्नाइज और थोड़ा और ओपन माइंडेड करने की पहल हो रही है। दूसरी तरफ पे हार्ड लाइन इस्लाम की ओर लोग पुश कर रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने रिसेंट ईयर्स में देखे हैं। पहला प्रोमिनेंट एग्जांपल है इजिप्ट, जहां पर इस्लामिक ब्रदरहुड करके एक सोसाइटी थी जो कि इलेक्शन जीती, पर वहां की जो न्यूट्रल सेक्युलर आर्मी थी उन्होंने इन्हें हराया, वहां पर कू हुआ। आज जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है जनरल सीसी, वो एक सेक्युलरिस्ट हैं और उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड जो था उसको आउटलॉ कर दिया, बैन कर दिया। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें तो वो है पैलेस्टीन में हमास एज वेल एज फतह पार्टी जो है वो यासिर अराफात ने बनाई थी, जिसके आज प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, और ये न्यूट्रल पैसिफिस्ट इस्लाम की बात करती है। वहीं हमास जो है वो फंडामेंटलिस्ट कट्टर इस्लाम की बात करता है। करंट अगर आप सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट देखें अंडर MBS मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, उनकी कोशिश ये है कि वहाँ भी इस्लाम से कंट्री को थोड़ा दूर लाया जाए ताकि कंट्री थोड़ा मॉडर्न हो, इकोनॉमी खुले और नए एवेन्यूज की वहाँ जगह बने। यूएई भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पर पैसिव इस्लाम या थोड़ा और रैशनल इस्लाम को प्रमोट किया जाता है। वहीं अगर आप ईरान को देखें तो वो क्योंकि थियोक्रेसी है, दैट इज रूल्ड बाय अ रिलीजियस लीडर जिसे हम आयतुल्ला कहते हैं, वहां पर अगेन थ्रस्ट ये है कि जो आप कंजर्वेटिव इस्लाम है उसी के हिसाब से रूल होना चाहिए। तो ये जो एक स्किम है बिटवीन मॉडर्न इस्लाम और कंजर्वेटिव इस्लाम, उसके बीच में मिडिल ईस्ट अपने आप को टेंशन में पा रहा है। अब वहीं पर आती है अल थानी फैमिली, जो कि कतर की रूलिंग फैमिली है। अब इनकी स्ट्रेंज टेंडेंसी है कि ये इन हार्ड लाइनर ग्रुप से भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखते हैं एज कम्पेयर टू अदर मोर पैसिफिस्ट ग्रुप्स ऑफ इस्लाम। जो बाकी कंट्रीज हैं उनको कतर की फाइनेंशियल वेल्थ से ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपकी फाइनेंशियल वेल्थ प्लस आपका जो अल जजीरा नेटवर्क है वो जब इन एक्सट्रीम एलिमेंट्स को फंडिंग देता है, जो कि कतर काफ़ी एक्टिवली करता है, और आपका न्यूज़ चैनल जब उनको एक वॉइस देता है, ठीक है, तो बाकी कंट्रीज को लगता है, जिसमें इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वो कहते हैं कि जब हम पैसिफिस्ट इस्लाम को और प्रमोट करना चाह रहे हैं और कंजर्वेटिव्स को थोड़ा पीछे करने की कोशिश करते हैं, आप फिर उन्हें सेंटर स्टेज दे देते हैं अपने नेटवर्क के थ्रू, अपने रीच के थ्रू, अपने पैसों के थ्रू। तो ये एक लगातार टेंशन्स जो हैं कतर के बीच और बाकी इस्लामिक कंट्रीज के बीच बनी रहती है। एक और अजीब एलिमेंट ये है कि अब देखिए यूक्रेन वॉर की मैं एग्जांपल दूंगा, जहां पूरी दुनिया ने रशिया को कंडेम किया फॉर वॉट एवर रीजंस। कतर वाज द फर्स्ट कंट्री
जिसने रशिया को अगेन कंडेम नहीं किया। तो नेट जो मेरा मूड पॉइंट है वो ये है कि कतर का एक स्ट्रेंज ट्रेंड रहा है कि वैसे तो वो अपने आप को न्यूट्रली पोजीशन करते हैं, बट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी डिफरेंसेस में, कहीं भी मतभेद इंटरनेशनल स्केल पे जब भी आते हैं तो उनको हमेशा जो एक दूसरा पक्ष है या कोई ऐसा पक्ष है जो थोड़ा कम जीत रहा है या जो हारने वाला पक्ष है, हमेशा उनकी साइड देते देखा गया है। अब उसका रीजन स्ट्रैटेजिक है, ह्यूमैनिटेरियन है, वो लोगों को काफ़ी डाउट है उस इंटेंशन के बारे में। और बिगेस्ट आयरनी ये है कि कतर यूएस का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा पार्टनर है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। ऑब्वियसली कतर अपनी गैस और अपने लिक्विफाइड गैस और अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, पेट्रोकेमिकल्स को यूएस में तो एक्सपोर्ट करता ही करता है, बट यूएस का मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है वो भी कतर में ही बेस्ड है। तो अब आप एक साइड पे देखिए यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर में है, येट कतर जो है रशिया, जो आज के सिनेरियो में यूएस का एडवर्सरी है, उसको ओपनली सपोर्ट करता है। वहीं जो है कतर का ईरान से बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, सऊदी अरेबिया से रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, यूएई से रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, और उसका रीजन ये है कि वो कंजर्वेटिव इस्लाम को सपोर्ट करते हैं। वहीं अब देखिए यूएई और सऊदी अरेबिया के इजराइल से रिलेशन सुधर रहे थे, इजराइल से रिलेशन अब कतर के अच्छे नहीं। सो नेट अगर आप देखा जाए तो कतर अपने आप को प्रोफेस करता है टू बी न्यूट्रल, टू बी अनइन्वॉल्व्ड, बट यूजुअली इंटरनेशनल स्केल पे देखा गया है कि कतर की चॉइस ऑफ फ्रेंड्स काफ़ी सस्पेक्ट रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों सपोर्ट हो रहा है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द इंडियन कंटेक्स्ट, देखिए इंडिया और कतर के रिलेशंस हमेशा से पॉजिटिव और न्यूट्रल रहे हैं। इनफैक्ट कतर और इंडिया वो कंट्रीज हैं जिनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रीटी भी साइंड है फॉर प्रिजनर एक्सचेंज। जी हाँ, अगर कोई कतारी नेशनल इंडिया में कन्विक्ट होता है, कोई इंडियन नेशनल कतर में कन्विक्ट होता है, तो देयर इज अ एक्सप्लिसिट ट्रीटी विच सेज कि वो अपना बाकी का सेंटेंस जो है वो अपने खुद की कंट्री में आके सर्व कर सकते हैं। सो अगर कतारी को इंडिया में कोई सजा मिलती है तो वो वापस कतर में जाके कतर की जेल में whatever अच्छे गुड बैड कंडीशंस में he can complete his sentence और he can appeal in a Qatari court. Similarly, वहाँ अगर किसी एक इंडियन को कोई पनिशमेंट मिलती है, so they have this recourse to come to India और अपना सेंटेंस वो इंडिया में ही पूरा कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो रफली 8 नेवल सोल्जर्स हैं इंडिया के, इंडियन ओरिजिन के, जो कि कतर में अभी डेथ सेंटेंस फेस कर रहे हैं। डेट थोड़ी अभी अनक्लियर है कि क्या होने वाला है, क्या कतरीज गवर्नमेंट उन्हें पार्डन देगी, रिप्राइज देगी या नहीं देगी, और अगर देगी भी तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, इसमें थोड़ा डिस्कनेक्ट है। बट रिगार्डलेस कतर जो है इंडिया का काफ़ी जेनरस एनर्जी पार्टनर रहा है हिस्टोरिकली। उन्होंने हमेशा इंडिया को डिस्काउंटेड रेट्स पे नेचुरल गैस सप्लाई की है। आज भी हमारे सबसे बड़े नेचुरल गैस प्रोवाइडर्स में से एक है कतर। इसके अलावा कतारी नेवी और इंडियन नेवी के बीच काफ़ी सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स रहे हैं और जॉइंट एक्सरसाइजेस रही हैं अरेबियन सी में और पर्शियन गल्फ में। बट मोर इम्पोर्टेंटली, एज आई सेड, अल थानी फैमिली सीक्रेटिवली क्या सोचती है और कैसे एक्ट करती है उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो फार इंडिया के साथ रिलेशंस पॉजिटिव रहे हैं और यही टेंजेंट आगे भी एक्सपेक्टेड है। आइए अब बात करते हैं कि इंडियंस कतर कैसे जा सकते हैं। देखिए, कतर ट्रैवल की सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, अगर आपको कतर में 30 डेज की ड्यूरेशन तक स्टे करना है तो आपको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप 30 डेज से ज्यादा स्टे करना चाह रहे हैं तो वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है। वीजा ऑन अराइवल अवेल करने के लिए आपको चाहिए एक पासपोर्ट जो एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए अभी भी वैलिड हो, अपने रिटर्न टिकट्स और मोर इंपॉर्टेंटली होटल बुकिंग्स। अब देखिए, होटल बुकिंग्स किसी भी साइट के थ्रू नहीं हो सकती। गवर्नमेंट द्वारा इशूड एक ऑफिशियल साइट है जिसका नाम है डिस्कवर कतर। अगर आप डिस्कवर कतर के थ्रू होटल बुकिंग्स करेंगे, उन्हीं को ही वैलिड होटल बुकिंग्स कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं एयरफेयर की। न्यू दिल्ली से दोहा के रिटर्न एयरफेयर्स रफली 28,000 से स्टार्ट होते हैं। कतर की करेंसी कतारी रियाल इंडिया से स्ट्रॉन्गर है और एक कतारी रियाल इज रफली इक्वल टू 23 इंडियन रुपीज। तो दोस्तों, ये थी कहानी कतर की, जिसका नाम है ग्रीक, जो खुद सिचुएटेड है मिडिल ईस्ट में और जो नेचुरल गैस का दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। अगर एक मोहल्ले से कंपेयर किया जाए तो कतर उस अमीर और सीक्रेटिव परिवार की तरह है जो खुद तो मोहल्ले के हर घर में नजर रखता है, बट जिसके बारे में मोहल्ले को खुद बहुत ही कम पता है। मैंने अभी तक अपने चैनल पे जितने भी देशों के बारे में रिसर्च किया, पढ़ा, जाना, उसमें से सबसे ज्यादा मजा और सबसे ज्यादा सरप्राइजेस मुझे कतर में आए, क्योंकि जो इनिशियली कतर दिखता है और फेस वैल्यू और जो कतर जितना डीप और जितना वेल थॉट ऑफ कंट्री है, उसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। एनीवेज, लेटली मैं अपने चैनल पे पोस्टिंग में बहुत रेगुलर रहा हूँ बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। पर मेरा पूरा इंटेंट है इसे सुधारने का और वापस बदलने का और वापस वीकली पोस्टिंग शेड्यूल पे आने का। अभी तक मेरे चैनल को सपोर्ट और व्यूज देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को।
अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिडिल ईस्ट के और देशों के बारे में जानने के लिए मेरी बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं मिडिल ईस्ट के ही एक और देश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।